तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि बाबू आप लोग जानते हैं कि ठंडा तो नहीं खूब अब बरियार बढ़ गया है आज से, इसलिए सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि खूब बढ़िया से साल, सूटर, टोपी, जूता, मोजा, बोरा, चटी जौन मिले तवन पहिन ओढ़ कर आइए लो। आज ज़्यादा हीरो या हीरोइन बनने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, रास्तों में पहन के आइए टोपी ओपी, सूटर वोटर, ऐसे कुछ ही मिलेगा कि खोल के बैग में रख दीजिए, बात खत्म। सही में बाबू ठंडा से मजाक नहीं, ना तो अगर गलती से ठंडा अगर आपसे मजाक कर दिया ना, हैं कहे बड़ी मजाक करते रुको तो नहीं हम तरह से कल ही तो मिजाज फ्रेश हो जाएगा, कितनों अंडा खोइबो असर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए कल से हम भी चेक इन करेंगे कौन कौन टोपी पहन कर है, कौन कौन जूता पहन कर है, कौन कौन जॉकेट वॉकेट पहन कर, तो आप पिटबो करेंगे, याद रखिएगा। हाँ चलिए, तो ज्योग्राफी का इकाई 1 में जो चैप्टर 1 है उसमें ढेर सारे चैप्टर्स हैं, बहुत के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। दूसरा हम लोग का कृषि था, और तीसरा निर्माण उद्योग। इस चैप्टर को भी हम लोगों ने पूरा का पूरा किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है, ठीक है। और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद प्रत्येक लेसन के साथ क्या हो रहा है आप लोग जानबे करते हैं। चलिए इसके थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं, और एक एक क्वेश्चन को उसी शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी किताब में क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऐसे ही कराया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। शुरुआत ही वहीं से हुआ था, निर्माण उद्योग विनिर्माण से ही शुरुआत हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जितना ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा ना, उतना ही बेहतरीन आप एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाइएगा, याद रखिएगा सर। इतना तो कितनों रटते रह जाए, कितना क्वेश्चन रटिएगा, रटिए गिन लीजिएगा कितने सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें, पहले लिखा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सर, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर देखिए कितना शॉर्ट और सटीक लिखा गया है। विनिर्माण का अर्थ है कच्चे मालों को प्रक्रिया द्वारा। अब प्रक्रिया कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, सरकारी कंपनी हो सकती है, कोई उद्योग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एक शब्द में लिख दिया गया है, प्रक्रिया द्वारा बदलकर उपयोगी वस्तुएं बनाना, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा इस्पात आदि है, याद रखिएगा सर। विनिर्माण का अर्थ क्या है, यानी जो कच्चा माल हमें प्राप्त हो रहा है उस चीज को उपयोग की वस्तु बनाना, यही विनिर्माण कहलाता है। बात समझिएगा। जो हम लोग पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, का डायरेक्ट पेट्रोल आ जा रहा है, का धरती में डायरेक्ट पेट्रोल दे देता रही नहीं। जो हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ावा पहन रहे हैं, देखिए सभी लोग पहने कितना सुंदर सुंदर कपड़ा, डिजाइन डिजाइन वाला टोपी, बिलाई वाला टोपी, घर आवत है, दबला पहना कुएं दे उठा जाएगा, हुआ है ना जी, सुनिए। तो पुली ये समाज पहनता है, हाई समाज नहीं पहनता है। चलिए ध्यान सुनिएगा। अब मान लीजिए जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी का नाव भाव लेकर चलेगा। चलिए सुनिए, तो अरे एगो और ही हुआ होता है, एगो भालू खानी रहा था, पूरा करिए 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 एकदम भलुआ खानी, वो तो देख के हम डरा जाइले, आ गलती से को भोर में तो रात के अनुसार देख लेनी तो सीधा हॉस्पिटल में भेटो बिहान भैया बनी। प्लीज़ वो सब मत पहनिए लोग, नॉर्मल टोपी। पहले हम लोग के ज़माने में स्कार्फ आता था, स्कार्फ सुटरवा के बिना पहन यहाँ बांध लो, बात खत्म। जो भी है ध्यान दीजिएगा। तो विनिर्माण में कोई भी कच्चा माल को प्रयोग की वस्तु बनाई जाती है। संदीप सर आपको साइंस में बहुत सारे प्रकार पढ़ाए होंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, अलग अलग निष्कर्षण पढ़ाए ना, तो सब कच्चा माल आता है, उसके बाद से उसको प्रक्रिया के द्वारा उपयोग की वस्तु बनाई जाती है, याद रखिएगा। हर क्षेत्र में किसी भी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं, सबको विनिर्माण प्रक्रिया से होकर क्या करना पड़ता है सर, गुजरना पड़ता है। सिंपल शब्दों में याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, एक पॉइंट लिख दिया गया है, पॉइंट लिखने से क्वेश्चन बहुत ही मजबूत हो जाता है और नंबर कहीं भी नहीं कटता है सर, याद रखिएगा। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास, संपन्नता और रोजगार प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, क्योंकि बिना विनिर्माण के कोई सामान बनेगा नहीं, और जब सामान बनेगा नहीं तो मार्केट चलेगा नहीं, मार्केट चलेगा नहीं तो उस देश का या उस क्षेत्र का विकास कभी भी नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है,
सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर, कभी भी कुछ भी अंतर लिखने को आ जाए, आपसे बोल दिया गया है स्पष्ट रूप से अंतर ऐसे ही लिखना है, याद रखिएगा सर। चाहे लघु उत्तरीय में आए चाहे दीर्घ उत्तरीय में आए, तरीका होता है। लिखा गया है सर उत्तर में कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर। एक जगह हेडिंग बना दीजिए सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। आप बेफिक्र रहिएगा, जब आपका एग्जाम आएगा ना तो संदीप सर बोलेंगे कि आपको प्रत्येक दिन ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है, प्रत्येक दिन लेकर जाना। अगर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं भी लेकर जाना है ना तो स्केल कन्फर्म लेकर जाना है। बात समझिएगा सर, प्रत्येक दिन ये एकदम टर्म्स एंड कंडीशन संदीप सर लगा देंगे। यहाँ भी आप फाइनल एग्जाम दीजिएगा ना एकदम बोर्ड की तरह, उसमें भी बोलेंगे एकदम आना, एक दिन छूटेगा तो यहाँ पे पिटबो करते हैं, याद रखिएगा। कोई भाई तन देवे तन रबड़वा देवे मत दीजिएगा, सीधे बोलते हैं मत दे, अब वही बार आप पीटते उसको काहे नहीं लेकर आया बोल, एक तनी सा एक्सपीरियंस रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर बताना है। पता चल रहा है सार्वजनिक माने सरकारी और निजी माने प्राइवेट। आप इसको देखकर भी ऐसे आसान भाषा में बोल सकते हैं, सार्वजनिक जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है और निजी जो कि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाया जाता है। बात समझिएगा, सार्वजनिक में सभी लोगों का हित होता है, सभी लोग माने सभी के लिए होता है, और जो निजी कंपनी होती है केवल उन पूंजीपतियों के लिए होती है जो कंपनी चलाते हैं। बात समझिएगा, देखिए माने अंतर कैसे लिखा गया है। सार्वजनिक उद्योग में इन उद्योगों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है उस पर अधिकार, सुनिएगा, नियंत्रण और संचालन सरकार के हाथ में होता है, और इन उद्योगों को निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों द्वारा पूंजी लगाकर चलाया जाता है। ये है सरकारी और ये है प्राइवेट, यानी जिसको सार्वजनिक बोला जा रहा है यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा है, निजी बोला जा रहा है। यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी का ये लाइन है, और यहाँ पर भी नंबरिंग नहीं है क्योंकि इसी का यहाँ पर ये लाइन है, याद रखिएगा। जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा सेल और वेल, याद आ रहा है SAIL और BHEL आदि, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसका फुल फॉर्म इसलिए इसमें नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन के आंसर में इसको नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ताकि आप तनी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। BHEL का मतलब क्या था, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और SAIL का मतलब क्या था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम, मतलब ये इसका अर्थ है। ध्यान से सुनिएगा सर। और ये कैसे उद्योग हैं, सार्वजनिक उद्योग हैं। ये कैसे उद्योग हैं, सार्वजनिक उद्योग है, याद रखिएगा। क्या इस क्वेश्चन के आंसर में इसको लिखना है, नहीं लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ताकि यहाँ पर SAIL का मतलब आपको पता चले और BHEL का मतलब आपको पता चले, इसलिए लिख दिया गया है। निजी उद्योग के कुछ अंतर हैं, माने कुछ उदाहरण हैं, जैसे अधिकांश सूती वस्त्र मिले व कई सीमेंट और कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, कई सारे कपड़ा उद्योग प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, कृत्रिम वस्त्र जितने बनावटी वस्त्र हम लोग पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, याद रखिएगा सर। आगे देखिए, आगे लिखा गया है सार्वजनिक उद्योग, यानी कि जब इसमें लिख रहे हैं तो बार बार सार्वजनिक उद्योग लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है। जन कल्याण का मतलब होता है लोगों का हित होता है, लोगों की भलाई होती है, और इनका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है सर, लाभ कमाना होता है, याद रखिएगा। तो ये छोटा सा अंतर है, चूंकि लघु उत्तरीय है। अच्छा, इतना आप लिखिएगा ना तो ये दीर्घ उत्तरीय में भी काम करेगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इधर देखिए सर, 40 से 60 शब्दों में लिखना होता है ना, 50 से 60 शब्दों में, शॉर्टकट बता रहे हैं, याद रखना। चीजवा वही है, ये तो लास्ट वाला लाइन में पढ़िए क्या लिखे हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारक हैं, कच्चा माल, श्रम और बाजार। कच्चा माल, श्रम और बाजार हो गया इसका आंसर। तीनों को ना पूछा है, कच्चा माल, श्रम और बाजार। लेकिन इसी चीज को चूंकि हमें नंबर लेना है पूरा 2 में 2 नंबर, तो देखिए कैसे लिखे हैं सेम चीज को। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल यहाँ भी है, सस्ती व निरंतर ऊर्जा तथा जल की सुलभता जिसमें श्रम है। आगे देखिएगा, बाजार, परिवहन, श्रमिक व पूंजी जैसे मानवीय सुविधाएं शामिल हैं जो उद्योगों की सफल स्थापना व विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पर लिखिएगा, इसमें शब्द हैं, और देखने में थोड़ा स्पष्ट और थोड़ा बड़ा लगेगा तो नंबर आपका पूरा 2 में 2 मिलेगा। इतना लिख कर रहिएगा ना, आंसर है 1 नंबर देगा, गारंटी दे रहे हैं। हो सकता है कि 2 नंबर दे दे, हो सकता है। तो हमें 50-50 में नहीं रहना है, हमें 100% में रहना है। मैंने ये भी लाइन इसलिए लिख दिया ताकि आप याद रखिए, तुरंत कोई पूछे तुरंत बताइए कि उद्योगों का स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारक क्या है, कच्चा माल, श्रम और बाजार। जहाँ पर ये तीनों, कच्चा माल कूट कूट के मिलता है
भरपूर मिलता है, और प्लस वहाँ पे श्रम भी सस्ता मिलता है, और सबसे बड़ा मार्केट होता है, वहीं पे कोई भी कंपनी जाकर के अपना उद्योग क्या करती है, लगाना बेहतर समझती है। कहीं पे मान लीजिए कच्चा माल मिल ही नहीं रहा है, मजदूर लोग भाव खाता लो कि ना हेतना रुपया चाहिए, अब प्लस वहाँ का बाजारे नहीं है, 2 4 घर बता का दुकान खोलबो, अपना अपना गांव में टोला मोहल्ला में खूब बड़का चुका एगो शोरूम खोल दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए भीड़ चाहिए, उसके लिए बाजार चाहिए। ऐसे इसका स्तर पढ़ते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखें। तो औद्योगिक स्थान निर्धारण में भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारक क्या हैं सर? कार्य करते हैं। मुख्य कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ती व निरंतर ऊर्जा तथा जल की सुलभता, बाजार, परिवहन, श्रमिक व पूंजी जैसी मानवीय सुविधाएं शामिल है, जो उद्योगों की सफल स्थापना व विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है, सुनाई दिया? इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। आंसर में केवल आपको इतना ही लिखना है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये भी अंतर है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग को के अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है सर, यानी कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, यही लिखना है। देखिए कितना शॉर्टकट आसान लिखा गया है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग एक जगह और खनिज आधारित उद्योग एक जगह। कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चा माल सीधे कृषि से प्राप्त करते हैं। कृषि आधारित उद्योग वही हैं जिनका कच्चा माल सीधे कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से। और इधर देखो, खनिज आधारित उद्योग वो हैं जिनके लिए कच्चा माल कृषि के साथ साथ और खनिजों से भी प्राप्त होता है, याद रखिएगा सर। यानी उसमें कृषि भी योगदान देता है। जैसे लिखा गया है, खनिज आधारित उद्योग वो हैं जो कच्चे माल के लिए खनिज संसाधनों पर निर्भर करते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें कृषि से भी कच्चे माल क्या किया जाता है सर? लिए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग में जैसे में लिखा गया है, सूती वस्त्र, जूट, रेशमी व ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल उद्योग, ये कैसे उद्योग हैं? कृषि आधारित। अब मान लो कि हम तेली हैं, एगो बात कह रहे हैं, तो तेल खातिर खनिज के जरूरत बा, सरसों बोएब, काटेब, आंगा के बाद में पेर लेब, तो से का होई? तो बात समझिए। और भी उदाहरण है, जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशमी व ऊनी वस्त्र, ये सभी कैसे हैं? कैसे उद्योग हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। और खनिज आधारित उद्योग देखिएगा, जैसे लौह इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और रसायन उद्योग क्या हैं? खनिज आधारित उद्योग हैं, याद रखिएगा सर। 3 नंबर पॉइंट लिखा गया है, वही 2 नंबर पॉइंट। ये उद्योग कौन से उद्योग? कृषि आधारित उद्योग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं। और 2 नंबर यहाँ देखिएगा सर, ये उद्योग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार देते हैं। और यहाँ पर लिख दिया गया है, बुनियादी ढांचा विकास में योगदान करते हैं। बुनियादी ढांचा कितने लोगों को पता है सर? कितने लोग समझ पाते हैं इसके बारे में, बताइए तो। देखिए, बुनियादी ढांचा हर क्षेत्र के लिए होता है। जैसे मान लीजिए, एक समाज में एक गरीब व्यक्ति भी है, एक मध्यम व्यक्ति भी है और एक अमीर व्यक्ति भी है। तीनों का जो सामंजस्य बनाकर चल रहा है ना, ये बुनियादी एक ढांचा है, बात समझिएगा। नहीं तो अगर जहाँ पे खाली अमीर लोग हैं तो खाली पूंजीपति का क्षेत्र है भाई। एक खाली गरीब है तो खाली गरीबों का क्षेत्र है, बात समझिएगा। खनिज आधारित उद्योग में एक बड़ा पूंजीपति भी काम कर रहा है, मध्यम वर्ग के लोग भी काम कर रहे हैं और गरीब से गरीब मजदूर भी काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, ये गांव के क्षेत्र को रोजगार तो देता ही देता है, और साथ ही साथ देखिए बुनियादी ढांचे के विकास में क्या करता है सर? योगदान करता है, जिससे एक समाज जो है एक सामंजस्य में, एक समन्वय बना करके चलता रहता है। किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाती है, याद रखिए। खैर होता है, वो बात अलग है सर, हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना? बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं है। क्वेश्चन समझिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। ये क्वेश्चन है, उदाहरण सहित वर्गीकृत करना है। पहला है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, तो ये अभी लिखा गया स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। उदाहरण सहित लिखना है ना, तो जब उदाहरण लिखबे करना है तो क्यों ना दोनों को हेडिंग बना करके लिख दिया जाए, आज थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख दिया जाए। पूछिए क्यों? अगर लघु उत्तरीय में आएगा तो भी ठीक, 2 में 2 कहीं नहीं जाने वाला है। और अगर सेम क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में भी आता है तो इतना अगर लिख कर आएगा ना, तो कोई भी नहीं है जो आपको 4 नंबर देने से हटेगा, याद रखिएगा। पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा, याद रहेगा। आइए पढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में बांटा जाता है, याद रखिएगा।
सार्वजनिक उद्योग और दूसरा संयुक्त या सहकारी उद्योग। ठीक है, अब देखिए सार्वजनिक उद्योग के बारे में थोड़ा सा लिखकर उसका उदाहरण दिया गया है। ये उद्योग पूरी तरह सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में होते हैं। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। मैंने किताब में पढ़ाया था ना, तो सबसे पहला लाइन ये मिला था, सबसे पहला लाइन ये मिला था कि इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। ये उद्योग पूरी तरह सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में होते हैं। सेम चीज़ था, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हेडिंग बनाकर एग्जाम में लिख रहे हैं ना सर, तो सार्वजनिक उद्योग के बारे में तो पहले ही बता दिया गया कि सार्वजनिक उद्योग क्या है। नियंत्रण इस पर किसका होगा? सरकार का होगा। और ये इसमें कैसे चीज़ें होते हैं? तो भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं। जैसे दुर्गापुर के बारे में बताया था, जितना इस रोड बन कर आ रहा है भारी भारी, सब कहाँ बन रहा है? दुर्गापुर, और भी बहुत सारे जगह हैं। भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र, प्लस सेल के इस्पात संयंत्र, वोवेल, यानी ये भी है, ये भी दोनों। आगे देखिएगा, संयुक्त या सहकारी उद्योग। अब ये क्या है सर? तो ध्यान दीजिएगा, इन उद्योगों में दो या दो से अधिक, यहाँ पे क्या छूट गया है सर? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों की साझेदारी होती है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल, गुजरात अमूल दूध जो आता है ना सर, पकिटावा, वो वाला चीज बा। ठीक है सर, चलिए 1 मिनट खड़ा था बाबू। 1 2 और 3 आदमी खड़ा चलो, 4 आदमी। अब हंस लिए लो, आप लोग खा लिए लो। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, अरे भैया ना देखो, विद्यार्थियों को पीटना गैर कानूनी है, लेकिन आप तो मेरे बच्चे हैं। विद्यार्थी तो बहुत दूर की बात हो गई। मान लो कोई आएगा और कानूनी बताएगा, अरे हम कहाँ विद्यार्थी को पीटे हैं, तो हमारा बच्चा है। यहाँ देखिएगा, पिटाई बहुत जरूरी है। हमने के पिटाई में कमी ना करनी सन। अभी आप लोग तनी कम नुका से तार लोग 15 तारीख के बाद में एग्जाम बा। आप लोग एग्जाम कब से है? 15 फरवरी के बाद 12 वाला सके 2 तारीख से हो रहा है एग्जाम शुरू। उन लोगों का तनी हाल चाल को वो पूछो। कौनो ऐसा दिन नहीं जा रहा है ना कि जहाँ 3 को 4 को एकदम हाई सूट नहीं पिटा रहा है। लोग कहते ना कि हम ना पढ़े का ना, एजा बड़ा तो पढ़े के पड़ी, आ तू का हो कि तू ना पढ़ब। लेकिन एक बात है सर, है ऑब्सेंट नहीं कर रहा है। होता नहीं कि ऑब्सेंट कर दिया पूरा, ऑप्शन बोलता है भले सर डुएट ना का हो जाए, लेकिन मान लीजिए टॉपिक हुआ छुट्टी का से अब रोज मॉडल ऑब्जेक्टिव रोज शुरू हुआ है, तर लोग हुई सबर कीजिए। यहाँ देखिएगा, चले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय खत्म, दीर्घ उत्तरीय में भी मात्र 3 गो है। कई गो है? 3 गो है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पहला ही क्वेश्चन है। आई कई गो चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए, आप लोग देखिए रहे हैं सर। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो बहुत गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा सर, क्योंकि इसमें से कोई एक प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में आ सकता है, और 3 आएगा तो किस में आएगा? दीर्घ उत्तरीय में आएगा, याद रखिएगा। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन समझिएगा, है सबसे पहले पूछा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन पूछा है केवल वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, नहीं तो लागल लोग तीनों के व्याख्या करेंगे भारत पर क्या प्रभाव केगा पड़ल बा। केवल वैश्वीकरण का ना पूछा है, भले ऊपर तीनों के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। तो चूंकि तीनों के बारे में पूछा है तो तीनों के बारे में हेडिंग बना करके लिख दिया गया है, बात खत्म। थोड़ा यहाँ पर कम लिखा गया है, लेकिन जो आपको अलग अलग चैप्टर में क्वेश्चन से करवाए गए हैं ना, वहाँ पर थोड़ा अधिक लिखा गया क्योंकि डायरेक्ट लघु उत्तरीय में पूछता है। अगर भोर पड़ जाए एक उगा डायरेक्ट वही चिपका दीजिएगा सब में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिखा गया क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में पूछा है, क्योंकि आगे भी एगो इसी में प्रश्न है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन का आंसर समझिए। उदारीकरण, यह अर्थव्यवस्था में सरकारी बाधाओं और नियमों को कम करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य वित्त, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना है, यानी इस चीज़ को बढ़ाता है। और सरकारी नियंत्रण तो क्या करता है, कम करता है, कि ताकि तनी उद्योग वाले जो लोग हैं वो खुल करके सामने आए और अपना उद्योग धंधा क्या करें, लगाएं। अब मान लो पहली सरकार नियम लगा दे 100% टैक्स लेंगे, तुम्हारा फैक्ट्री लगेगा तो हमको इतना रुपया कमीशन चाहिए। सरकार तो कमीशन नहीं मानता है, वो बात अलग है। लेकिन बताइए अगर टैक्स का है
टैक्स अगर मांगने लगेगा 100%, तो क्या कहिए काम कर मालिक हम जा रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर फैक्ट्री। तो उदारीकरण क्या करता है सर, उस चीज़ को कम करता है, ताकि व्यापारी के अंदर पे भावना आती है कि नहीं मैं यहाँ पे उद्योग लगाऊंगा तो मुझे अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिएगा सर, निजीकरण। तनी सोचिए अगर कोई विद्यार्थी यही अंग्रेजिया लिख लिख के अगर लिख दे एग्जाम में तो मास्टर साहब भकुआ जे हैं। सबसे बोलूँगा मन में कि कोई चीट मार के लिख ले बेकार ही बात समझिए। लेकिन नहीं, अगर उत्तर देखो, जो मास्टर चेक करे वहाँ पे पागल नहीं बैठे हैं, बात समझिएगा। जब कॉपी चेक करते करते जाते हैं ना, आपका भी तो उसी ना लिस्ट में कॉपी होगा। अगर चीट हुआ होगा तो पूरे स्कूल में हुआ होगा, ये भी सभी लोग जानते हैं, बात समझिएगा। अब मान लीजिए 4 गो 5 गो कॉपी खराब मिला है या कुछ कुछ भाड़ भूड़ के दिया है, ये वो कॉपी अगर आपको उसमें बेहतर निकल गया ना, तो ये भी सर मायने रखता है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। मेरी बात समझ में आई? जब अगर चीट होगा तो सभी लोग करके लिखेंगे और सभी लोग का सही होगा, उसी समय होता है एकदम ठाए ठाए ने 2-2 नंबर देते चलते हैं लोग। लेकिन जरा सोचिए 5 गो 6 गो कॉपी अच्छा नहीं मिला है, एक गो बेहतर मिला, तो वो भी पागल नहीं है, वो समझेगा कि चीट भी कोई इतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? तो तनी सोचिए, कितना आसान आसान तो वर्ड में नहीं भाई, याद कर ली हमें। अगर देखिएगा सुनिए, हम लोग बिहार बोर्ड हैं कि ना जी, बिहार छाप हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं है। अब बिहार बोर्ड के पास डबल पावर होता है, पता है ना? पूछो क्या है, अगर तू बिहार बोर्ड वाला से पूछबो इधर आओ बताओ तो बढ़ते क्रम पता है या तो हाँ पता है, असेंडिंग डिसेंडिंग पता है या तो हाँ पता है। अब तो चल जब सीबीएसई छाप लगे, सीबीएसई छाप बुझाता, अंग्रेजी छाप इधर आओ, असेंडिंग डिसेंडिंग पता है तो हाँ जी यार बिल्कुल पता है, काहे नहीं पता है, एकदम पता है, बढ़ते क्रम पता है, आए ये क्या होता है, नहीं नहीं ना पता है, हाँ तो यू हैव सिंगल पावर, बट बिहार बोर्ड के पास डबल पावर, अर्धनारीश्वर। अरे गजब हाल है भाई। 12 क्लास में ना एगो बड़ा बढ़िया चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, कौन सा चैप्टर, अर्धनारीश्वर। उनमें उन्होंने नर और नारी के गुणों के बारे में क्या किए हैं, बात किए हैं। अच्छा तो नहीं, खुद से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नर है, केवल अपने नर है तो खाली कौन सी सिंगल पावर है, और कोई व्यक्ति कोई अगर महिला अगर नारी है, केवल अपने आप को नारी समझे क्या है, सिंगल पावर है। अगर सोचिए वैसे व्यक्ति जो नर भी है और नारी भी है, डबल पावर है। इसलिए उस चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। हम लोग रखते हैं उस चैप्टर का नाम डबल पावर। नहीं सर, समझ में बड़ा जबरदस्त जोरदार चैप्टर है। यहाँ देखिएगा जो भी है बेटा, बात नहीं बोर्ड पे। अब देखिए निजीकरण, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी नियंत्रण वाले का नियंत्रण और स्वामित्व निजी कंपनियों को सौंपने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, नौकरशाही कम करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्राइवेटाइजेशन, तो सुनिएगा ध्यान से। सरकार क्या करती है, कुछ काम क्या करेगी सर, अपने हाथ से सरकार का ही रहेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी को सौंप देगी कि लीजिए आप इसका काम कीजिए, आप इससे काम चलाइए। जैसे अभी रेलवे है हमारे यहाँ भारत में, प्राइवेट कंपनी चल रही, लेकिन सरकार का है, सरकार का स्वामित्व है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है कि लीजिए भाई आप कीजिए। बात समझिएगा, तो ये प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है, डायरेक्ट प्राइवेट नहीं होता है। सरकारी कंपनी को ही किसको दे दिया जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं सर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ एकीकृत किया जाता है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी की का सीमाओं के पार, सीमाओं के यानी उस पार यानी किसी दूसरे देश में मुक्त प्रवाह शामिल है, जिससे वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण क्या होता है सर, संभव हो पाता है। बाकी आप लोग को जो पहले लिखवाएगा वैश्वीकरण, जो आपके दिमाग में बैठा है ना, सेम चीज लिखिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन था इसी में कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सभी को पता है किसी भी चीज का किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लिखने का तरीका देखिए, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्या प्रभाव, तो ध्यान दीजिएगा। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है, जिससे आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और रोजगार के नए अवसर, विशेष करके आईटी और बीपीओ, बीपीओ का मतलब याद आ रहा है, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, शायद ऐसे कुछ होता है, सुनिएगा। आईटी का मतलब कौन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा। आज के समय सर आईटी के क्षेत्र में कौन नहीं जुड़ा हुआ है, जरा सोचिए। कोई फोन लगाइए कस्टमर केयर,
कस्टमर का लगता है ना, हर क्षेत्र, हर छोटे से छोटे कंपनी का कस्टमर सर्विस है, याद रखिएगा सर। बात करते हैं सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आईटी, याद रखिएगा। आउटसोर्सिंग, किसी अपने काम को किसी दूसरे को सौंप देना, काम आप ही का है, आउटसोर्सिंग हो रहा है। आगे देखिएगा, विदेशी निवेश बढ़ा है किसके वजह से? वैश्वीकरण के वजह से, और उपभोक्ता विकल्पों में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही छोटे उद्योगों पर दबाव, आय असमानता और सांस्कृतिक बदलाव जैसे चुनौतियां भी सामने आई है, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर से निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा है और वैश्विक बाजार से क्या हो पाया है सर? जुड़ पाया है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वैश्वीकरण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आईटी का विवरण दे। सिंपल शॉर्टकट में, आईटी सूचना और प्रौद्योगिकी, ठीक है सर, आईटी का ही या सूचना और प्रौद्योगिकी का ही बतिया सेम है। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। एकदम आसान लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा सर। भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी जो आईटी क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है सर, है उद्योग देश के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। जी हाँ सर, उद्योग देश में क्या है सर? सबसे बड़े क्षेत्रों में से ये एकलौता स्थान रखता है जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करता है। याद रहे कौन चीज? आईटी क्षेत्र। मैंने बोला था ना सर, कॉल सेंटर में कौन अभी जॉब नहीं कर रहा, जरा सोचिएगा ध्यान से, ये आईटी क्षेत्र है। चलिए किसी भी मॉल में बेचारा बैठा है, लो बिल काटने वाला, सामान देने वाला, ये भी आईटी क्षेत्र है। बात समझिएगा, हर व्यक्ति को ये रोजगार दे रहा है। आगे देखिएगा, इसमें मुख्य रूप से आईटी सेवाएं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऊपर आया था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग शामिल है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। यह उद्योग भारत को सॉफ्टवेयर और डिजिटल नवाचारों के यानी जितने भी नए नए चीज आते हैं के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जिसमें बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर क्या है सर? सबसे प्रमुख केंद्र हैं। यहीं पर सभी के सभी क्षेत्र लगते हैं, सभी के सभी आईटी कंपनियां लगती हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है, छोट ना कॉपी में लिखो तो बुझाई, सुनिएगा ध्यान से। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण का वर्णन करें। आंसर देखिए कितना बेहतरीन लिखा गया। इसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ यहाँ पर है और एक पैराग्राफ यहाँ पर है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण उद्योग है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है और औद्योगिक उत्पादन व विदेशी आय में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें, भाई इतना लाइन में इतना बिजोड़ है, एकदम काफ़ी आपको नंबर दिलाने के लिए, याद रखिएगा। फिर से समझाने दे क्या लिखा है सर। सूती वस्त्र उद्योग जो है ना, भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण उद्योग है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, याद रखिएगा सर। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, और औद्योगिक उत्पादन वो विदेशी आय में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। बहुत ज्यादा कपड़े भारत से निर्यात किए जाते हैं, तो विदेशी पूंजी आता है कि नहीं आता अपने भारत में? आता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है कि सूती वस्त्र का वितरण, लेकिन यह लिखना बहुत जरूरी है। देखिएगा सर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केंद्रित है। ये राज्य अनुकूल जलवायु, कपास की उपलब्धता, कुशल श्रम और पूंजी जैसे कारकों के कारण प्रमुख केंद्र बन गए हैं। मुंबई, अहमदाबाद और कोयम्बटूर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोयम्बटूर इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारे भी एक एग्जाम में पूछा था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी है याद रहेगा सर। तो यहीं पे और हमारा निर्माण उद्योग का क्वेश्चन सर खत्म होता है। अगला जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे परिवहन, संचार और वो वाला चैप्टर भी, अगला चैप्टर का क्वेश्चन सर कर लिया जाएगा अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। खूब बढ़िया से क्वेश्चन सर एकदम खूबसूरती से लिख लीजिएगा लो, और लिखने के बाद याद कर लीजिएगा लो। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अभी यही क्लासों में। संस्कृत और उर्दू पढ़ना है बेटा, कहाँ उगता जाते हैं आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद।